हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और यह है क्लास नंबर 2 हिंदी शिक्षण वीडियो की। बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले एक क्लास अपन पहले पढ़ चुके हैं और ये दूसरी क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी रीट की तैयारी को मजबूत और बेहतरीन बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, तो उसी प्रयास में यह अगला कदम है। यह क्लास नंबर 2। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। बिल्कुल। देखो, आज का जो आपका पहला प्रश्न है ना, वो है कि हर्बट के 5 पदों में से पद नहीं है। यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हर्बट के 5 पदों में से कौन सा एक पद नहीं है? बताओ। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावलोकन या फिर तुलना। तो देखो, प्रस्तावना हर्बट के पदों में था, प्रस्तुतिकरण था और तुलना भी था। लेकिन जो पुनरावलोकन है ना, यह हर्बट के 5 पदों में शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर भी क्या जाएगा? ऑप्शन सी। जो पुनरावलोकन है ये हर्बट के पदों में नहीं है। और अगला प्रश्न देखो, चलो। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी है। यह कथन किसने कहा? बताओ, यह कथन किसका है? डेविस का है, एनएल बोसिंग का है, मुफात का है या फिर बाइनिंग एंड बाइनिंग का है? तो देखो, जो आपकी ये उपयुक्त कथन है ना, ये आपके डेविस ने दिया था। किसने? डेविस ने। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता प्रकट करती है। यह शब्द किसके है? यानी कि जो उपयुक्त कथन है ना, ये कथन किसने कहा, ये आप बता दो। बताओ, किसने कहा था? वेस्ले ने, थॉमस एम और रिस्क ने, हेरप ने या फिर एच.सी. मॉरिसन ने? देखो, आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि डिट्टू क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपको रीट में भी मिलने वाले हैं। तो बेहद मन लगा के तैयारी करिए और बताइए कि ये कथन किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपयुक्त कथन है ना, ये आपके थॉमस एम रिस्क का है। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि पाठ नियोजन हेतु पंचपदीय योजना किसने प्रस्तुत की? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन में विद्वान दिए हुए हैं, इन विद्वानों में से किसने पंचपदीय योजना दी थी? बताओ। जेफ हर्बर्ट ने दी, जॉन ड्यूई ने, किलपेट्रिक ने या फिर गेस्टोल्ड ने? तो देखो, आपकी जो पंचपदीय योजना है ना, ये दी थी आपके जेएफ हर्बर्ट ने। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने दी थी? जेएफ हर्बर्ट ने। बिल्कुल, अच्छे से याद रखना, पूछने लायक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके कि दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? यानी कि जो सर्वप्रथम दल शिक्षण अपनाया गया वो कहाँ अपनाया गया? बताओ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, यूनेस्को विश्वविद्यालय में या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में? तो देखो, जो दल शिक्षण है ना, ये सर्वप्रथम आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यानी कि ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी कि सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? यानी कि 10वीं बोर्ड में सीसीई लागू कब की थी? बताओ। 2010-11 में, 2009-10 में या फिर 2009 में या 8 में? बताओ दोस्तों, सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड में सीसीई लागू कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जो 10वीं बोर्ड में सीसीई लागू हुआ वो हुआ था आपके 2010 और 11 में। यानी कि ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों, आपको 10वीं क्लास की ना पूछकर 9वीं क्लास के बारे में पूछे तो 9वीं का उत्तर हो जाएगा 2009 और 10 में। बिल्कुल, 9वीं 9 में और 10वीं 10 में। बिल्कुल ऐसे याद रख लेना। तो आपके 10वीं की करी थी 2010-11 में। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 7 की भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। आपसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो बताओ। प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि भाषा दक्षता या कौशल विकास किया जा सकता है। यानी कि भाषा कौशल का विकास कब किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर या फिर उपरोक्त सभी प्रकार से? तो देखो, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से करा सकते हैं, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर कर सकते हैं, शब्दों का ज्ञान कराकर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रकार से हम भाषा कौशल का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 9, जो आपसे पूछ रहा है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। यानी कि रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं? आप बताओ। 5 होते हैं,
3 होते, 2 होते या फिर 7 होते? तो देखो आपके रचना शिक्षण के ना 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूप। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और 2 रूप कौन से? तो एक मौखिक और दूसरा लिखित। ये दोनों रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें से लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है बताओ? पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या फिर नाट्य लेखन? तो देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपने देखते ही पहचान लिया होगा कि वाद जो विवाद है ना, ये मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, न कि लिखित का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, यानी कि आपसे पूछा है कि बालकों को लिखने से पहले क्या आवश्यक है, आप बताओ? अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर उनको क्रियाशील बनाना? तो देखो इसका एक बेहतरीन उत्तर हो जाएगा आपके कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। लेखन संबंधी जिज्ञासा अगर अपन उनमें उत्पन्न कर देते हैं तो बालक आसानी से लिखना सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से प्रिंट मीडिया में किसे शामिल नहीं किया जा सकता बताओ? समाचार पत्र को, पत्रिकाओं को, पाठ्य पुस्तक को या फिर विद्यालय पत्रिकाओं को? तो देखो जो पाठ्य पुस्तक है ना, ये प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि साइट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है साइट क्या है बताओ? टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, या उक्त दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखो जो साइट है ना, ये आपके उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग है। क्या है? उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, ये उपयोगी क्यों है? इनका मुख्य कारण बताओ आप? रटाई से मुक्ति के लिए, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए या फिर विद्यार्थियों का हित? तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो उपयोगिता है ना, वो उसका सबसे मुख्य कारण है आपके निष्पक्ष मूल्यांकन। क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? यानी आपसे पूछा है कि आपको आपके विचार अभिव्यक्त करने हैं, तो सबसे अच्छी कृति कौन सी होगी बताओ? कौन से प्रश्नों के माध्यम से आप आपके विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाओगे बताओ? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, अति लघुरात्मक प्रश्नों से, निबंधात्मक प्रश्नों से या फिर लघुरात्मक प्रश्नों से? तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल और आसान सा ही जवाब, निबंधात्मक प्रश्नों से। निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से हर विद्यार्थी अपने भाव अभिव्यक्त कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि किसने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? यानी कि आपसे पूछा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने बताया है? आप तो ये बता दो, मॉरिसन ने बताया, हर्बट ने बताया, ब्लूम ने या फिर क्रेथवाल ने? तो देखो मूल्यांकन का जब भी नाम आए ना, तब आपको एक ही नाम याद रखना है और वो है ब्लूम, BS ब्लूम। ब्लूम ने ही मूल्यांकन के बारे में बताया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी BS ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सतत मूल्यांकन विधा है, यानी कि सतत मूल्यांकन कौन सी विद्या है? आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन की विधि है, पारंपरिक मूल्यांकन विधि है, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि है बताओ? या फिर ए व सी दोनों ही है? तो देखो जो मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन है ना, ये सतत आपके आधुनिक और नवीन मूल्यांकन विधि भी है और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि भी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए व सी दोनों की दोनों सतत मूल्यांकन विधा है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष को ध्यान में रखा जाता है बताओ? केवल निरंतरता का, केवल आवधिक पक्ष का, या दोनों का, या किसी का भी नहीं? तो देखो यहाँ पर अपने को दोनों का ख्याल रखना है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है स्वसर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? यानी कि स्वसर वाचन का आपको अभ्यास कराना है तो इसका उपयुक्त साधन कौन सा है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन? तो देखो स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त होगा अपने सामूहिक वाचन। क्या होगा? सामूहिक वाचन।
ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। क्या कि मौन वाचन कब से शुरू किया जाना चाहिए, बताओ। तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या फिर दूसरी कक्षा से। तो देखो मौन वाचन की प्रारंभ की बात करें ना, तो प्रारंभ तो अपने को कक्षा 3 से कर देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बैठ जाएगा। और बात करें कि मौन वाचन प्रभावी कब से होता है, तो वो छठी कक्षा से। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है, ऑप्शन ए तीसरी कक्षा। अगला प्रश्न है आपके कि साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, यानी कि जो साइलेंट रीडिंग नाम से जो पुस्तक है वो किसकी है, बताओ। डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की या फिर प्रिंटर की। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो साइलेंट रीडिंग है ना, ये आपकी ब्रायन की रचना है। और दोस्तों ये जो रचना मतलब किताबें वाले क्वेश्चन है ना, ये भी आपसे पेपर में अधिक पूछे जाते हैं, तो इनको भी स्पेशली आप याद रखना। और आपकी नोटबुक में अगर लिख रहे हो तो वहाँ पे अवश्य लिख लेना। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके कि रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, यानी कि रेडियो की कमी को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, आप बताओ। ग्रामोफोन, लिंगवोफोन, टेप रिकॉर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो रेडियो की कमी को पूरा कर सकता है ना, वो कर सकता है अपना टेप रिकॉर्डर। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बैठ जाएगा। बिल्कुल। इन प्रश्नों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आपकी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि जो 4 शब्द आपको दिए हैं ना, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है उसकी आपको पूछा है, बताओ। लिपि, पढ़ाई, समझ या फिर संघर्ष। तो देखो लिपि स्त्रीलिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, समझ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो संघर्ष है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि लिंगवोफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है, यानी कि जो लिंगवोफोन है ना, ये किस प्रकार का शैक्षिक उपकरण है, बताओ। दृश्य उपकरण है, श्रव्य उपकरण है, श्रव्य व दृश्य दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखो जो लिंगवोफोन है ना, ये आपके श्रव्य उपकरण है। कौन सा है, श्रव्य। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपकी, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए अपन ने टेस्ट पेपर या कोई सा भी परीक्षण तैयार किया है ना, और वो उसकी पूर्ति करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, बताओ। वैध परीक्षण कहलाएगा, विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा या फिर विषय परक परीक्षण कहलाएगा। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल वैध परीक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैध, क्योंकि अपन ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसकी पूर्ति हो जाती है, तो वो उसकी वैधता को दिखाता है। किसको दिखाता है, वैधता को। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है, यानी कि जो उपलब्धि परीक्षण निर्माण है ना, इसमें समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है, आप बताओ। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो जो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है ना, ये सारे के सारे उद्देश्य उसमें निहित है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि सीसीई प्रणाली में A+ ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान करती है, यानी कि जो सीसीई प्रणाली है ना, इसमें A+ ग्रेड में कितने अंक शामिल होते हैं, बताओ। 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 या फिर 71 से 80। तो देखो जो सीसी में A+ ग्रेड है ना, इसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 91 से 100%। कितने हो जाएंगे, 91 से 100% अंक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, इसका उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है, बताओ। छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना या फिर छात्रों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। देखो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है कि यदि किसी क्लास के बच्चे कमजोर है तो उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देकर उनकी कमजोरी को दूर किया जाए, ये उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है। तो बताओ, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्या हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। अगला है आपके शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, यानी कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है किसकी,
सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन की। तो बिल्कुल आपके जो सही उत्तर बैठेगा ना वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। काहे की व्यवस्था? सूक्ष्म शिक्षण की। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है कि मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, यानी कि मूल्यांकन क्या है ये बताओ। एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी है, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन है, या फिर उपरोक्त सभी है। बिल्कुल आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन में दिए हुए ना ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य है। बिल्कुल ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आज की हिंदी शिक्षण वीडियो की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।